नमस्कार, मैं डॉक्टर डेज़ी कुजूर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा छत्तीसगढ़ से। आज मेरा ये वीडियो व्याख्यान एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के अंतर्गत आज का ये व्याख्यान इकाई 4 में सम्मिलित हिंदी की अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत संस्मरण साहित्य का विकासात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। संस्मरण साहित्य को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम समझें कि संस्मरण क्या है। संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति या स्मरण, अर्थात पूर्व में घटित घटना का स्मरण कर उसे शब्दों में प्रस्तुत करना। संस्मरण लिखने के पीछे संस्मरणकार का उद्देश्य स्मरण योग्य व्यक्ति के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक गुण हैं जो उसे स्मरणीय बनाते हैं, उनका अंकन करना ही संस्मरणकार का लक्ष्य होता है। अंग्रेजी में संस्मरण के दो भेद प्रचलित हैं, रेमिनिसेंसेस और मेमोइर्स। हिंदी में दोनों प्रकार के लिए संस्मरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि हम संस्मरण की परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा है अपनी या अन्य व्यक्ति की याद रखने योग्य स्मृति का शब्दांकन करना संस्मरण कहलाता है। संस्मरण साहित्य के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से हम संस्मरण साहित्य को 3 कालों में विभाजित करते हैं: द्विवेदी काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। द्विवेदी काल की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल की सीमा है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक और छायावादोत्तर काल की समय सीमा है 1938 ईस्वी से अब तक। आइए अब हम संस्मरण साहित्य के उद्भव एवं उसके विकास पर दृष्टि डालते हैं। द्विवेदी युग में संस्मरण साहित्य का उदय हुआ जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया जा रहा था। उस दौरान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा जिसका नाम था अनुमोदन का अंत, जिसका प्रकाशन सरस्वती के फरवरी 1905 के अंक में हुआ और इसी प्रकार उनका अप्रैल 1907 के अंक में सभा की सभ्यता नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसे आगे चलकर विद्वानों ने संस्मरण कहा। विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, जो कि जनवरी 1918 के अंक में प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे लेख हैं जिन्हें संस्मरण के क्षेत्र में रखा गया। सरस्वती पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित कुछ ऐसे उल्लेखनीय संस्मरण हैं जिससे संस्मरण साहित्य का विकास हुआ है, जिसमें प्रमुख हैं काशी प्रसाद जायसवाल का इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं, जो कि जुलाई 1907 के अंक में प्रकाशित हुआ था। प्यारेलाल मिश्र का लंदन का फाग या कोहरा, फरवरी 1918 के अंक में। भोलादत्त पांडे द्वारा रचित रचना मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी, दिसंबर 1909। जगन्नाथ खन्ना द्वारा अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना, दिसंबर 1911। जगत बिहारी सेठ की मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, जून 1913। पांडुरंग खान खोजे द्वारा रचित कृति
वॉशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव अक्टूबर 1913 और राम कुमार खेमका के द्वारा रचित रचना इधर उधर की बातें मई 1918 के अंक में प्रकाशित हुआ था। ये सारे संस्मरण साहित्य के इतिहास में इन संस्मरण आलेखों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान जितने भी संस्मरण साहित्य का प्रकाशन हुआ उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित संस्मरण में से अधिकांश प्रवासी भारतीयों के द्वारा लिखे गए। ये संस्मरण यात्रा वृत्तमूलक थे और इनका उद्देश्य देश विदेश के जीवन की विविध पक्षों, दर्शनीय स्थानों, प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन आदि से भारतीय पाठकों को परिचित कराना था। इन संस्मरण की भाषा शैली में विवरणात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया। इन सभी में बेणी माधव शर्मा के नाम से लिखित संस्मरण, जो कि आगे चलकर पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था हरिऔध जी के संस्मरण, ये कृति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब हम आगे देखते हैं छायावाद काल, जिसकी समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। संस्मरण साहित्य के विकास में छायावाद युग की महत्वपूर्ण पत्रिका विशाल भारत, सुधा, माधुरी और हंस का मुख्य योगदान रहा है। सुधा 1921 में प्रकाशित इलाचंद्र जोशी कृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ तथा वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण उल्लेखनीय हैं। बाबूराव विष्णुराव पराडकर के संपादत्व में हंस के संपादन जब उनके द्वारा किया जा रहा था, उसके 1937 के अंक में प्रेमचंद स्मृति अंक का प्रकाशन हुआ, जो कि संस्मरण साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ज्योतिलाल भार्गव द्वारा संपादित साहित्यिकों के संस्मरण इस काल की उल्लेखनीय संस्मरण है। छायावाद काल में संस्मरणों के संकलन का भी प्रकाशन हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हैं शिवराम पांडे की संस्मरणों का संकलन, मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियाँ, जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ, श्री राम शर्मा जी की शिकार 1936, मनमथ नाथ गुप्त की क्रांति युग के संस्मरण 1937, शिव नारायण टंडन की झलक 1938। छायावाद काल के प्रमुख संस्मरणकार पर और उनकी लेखनी की विशेषताओं पर आइए हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में तुलनात्मक समीक्षा के प्रवर्तक पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पराग, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था, इसमें रेखाचित्रों के साथ संस्मरण भी सम्मिलित है, जिसकी वजह से कुछ विद्वानों ने पंडित पद्म सिंह शर्मा को हिंदी के प्रथम संस्मरणकार भी माना है। दूसरे प्रमुख संस्मरणकार हैं श्री राम शर्मा और उनकी कृति का नाम है बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था, इसमें भी रेखा चित्रों के साथ साथ संस्मरण भी हैं। श्री राम शर्मा ने ग्रामीण जीवन में अपने पात्रों का संकलन करते हुए उनके सुख दुख, त्याग तपस्या आदि का ओजस्वी शैली में जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने संतों, समाज सेवियों, देश सेवकों और साहित्यकारों से संबंध अनेक संस्मरण लिखे, जिनका प्रकाशन विशाल भारत तथा अन्य समकालीन पत्रिकाओं में हुआ। उन्होंने व्यक्ति के गुणों के उद्घाटन पर विशेष बल दिया। व्यक्तित्व के दुर्लभ पक्षों पर उनका ध्यान नहीं गया। उन्होंने व्यंग्य का पुट देते हुए छोटे छोटे वाक्यों तथा रोचक शैली के माध्यम से पाठक के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ देने वाली चित्रोपम रचनाओं का प्रणयन किया है। इस कड़ी में
अगली हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के संस्मरण में समाज के दीनहीन तथा शोषित व्यक्तियों को कथ्य के रूप में चुनकर उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके लेखन में संवेदनशीलता, भावुक कल्पना, कवि हृदय और कलात्मक अभिव्यक्ति का अभूतपूर्व उत्कर्ष मिलता है। उनके आलेख हैं, उनकी रचनाएं हैं रामा, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, बिंदा 1934, सबिया 1935, बिट्टो 1935, घीसा 1936 आदि उनकी रचनाएं हैं जो आगे चल कर की पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई हैं। छायावाद युग में जितने संस्मरण प्रकाशित हुए हैं उनके कथ्य एवं शिल्प पर हम एक नज़र डालें। कथ्य की दृष्टि से संस्मरण साहित्य में समाज सेवी नेताओं, साहित्यकारों तथा प्रवासी भारतीयों के स्मृति प्रसंगों की रोचक प्रस्तुति है। प्रवाहपूर्ण भाषा एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग, जिससे पाठक को कर्म क्षेत्र में अग्रसर होने की निरंतर प्रेरणा मिलती रही। इसके पश्चात आता है छायावादोत्तर काल, जिसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से अब तक। श्रीराम शर्मा ने बोलती प्रतिमा में संस्मरण और रेखाचित्र लिखा है, किंतु कुछ विद्वानों ने इस कृति को संस्मरण माना है तो कुछ ने रेखाचित्र। साहित्य के दो विधाओं के मिश्रण से मतभेद है, अतः कुछ विद्वानों ने अपनी सुविधानुसार इस विधा को संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा। छायावादोत्तर काल में संस्मरणात्मक रेखाचित्र का खूब विकास हुआ और विद्वानों ने अपने विवेक से ऐसी रचनाओं को कभी संस्मरण कहा तो कभी रेखाचित्र। इस कड़ी में महादेवी वर्मा की कृतियाँ अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947 और पथ के साथी 1953 सम्मिलित हैं। छायावादोत्तर युग के मुख्य संस्मरणकार एवं उनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण हमारे आराध्य 1952 और संस्मरण 1953 में उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की कटु मधुर स्मृतियों का चित्रण करते हुए उनकी विशेषताओं को उभारा है। श्री राम शर्मा की प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जीव 1949 और वे जीते कैसे हैं 1957 मुख्य कृति है। श्री राम शर्मा की भाषा में जनपद्य शब्दों का प्रयोग है। उन्होंने कथ्यात्मक शैली के माध्यम से रोचक और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। इसके पश्चात आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी प्रमुख संस्मरण रचनाएं हैं लाल तारा 1938, माटी की मूर्तियाँ 1946, गेहूं और गुलाब 1950 तथा मील के पत्थर 1957। इनकी विशेषता यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय है। विषय वैविध्य तथा शब्दों एवं वाक्यांशों का संयत प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। इस काल के अन्य संस्मरणकार इस प्रकार से हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त की पुरानी स्मृतियाँ 1947 में प्रकाशित हुई। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जिन्हें संस्मरणात्मक कहानी के लेखन के लिए भी जाना जाता है, उनका संस्मरण है टूटा तारा, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्कुराई 1953, शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग 1965, सत्यवती मलिक, अमिट रेखाएं 1951, देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी 1949, शांति प्रिय द्विवेदी, स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966, उपेंद्र नाथ अश्क, रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956, ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में उन्होंने ज़्यादा अपनी कम पराई नामक संस्मरण लिखा था। विष्णु प्रभाकर कृत कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में प्रकाशित हुई हैं। राहुल सांकृत्यायन, बचपन की स्मृतियाँ 1955, जिनका मैं कृतज्ञ और मेरे
असहयोग के साथी 1957 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा चेतना के बिंब 1967, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना 1971, सेठ गोविंद दास स्मृतिकण 1959, काशीनाथ सिंह निकट मन में 1992, अजित कुमार जिसकी याद हमेशा रहेगी 1992, अमृत राय लाहौर से लखनऊ तक 1994, प्रकाशवती पाल लौट आओ धार 1995, रामदर्श मिश्र अमराई 2000, पद्मा सचदेव वे देवता नहीं 2000, राजेंद्र यादव यादों के काफिले 2000, दूधनाथ सिंह अपने अपने रास्ते 2001, देवेंद्र सत्यार्थी एक नाव के यात्री 2001, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी चिड़िया रैन बसेरा 2002, विद्या निवास मिश्र लखनऊ मेरा लखनऊ 2002, मनोहर श्याम जोशी लौट आना नहीं होगा 2002, कांति कुमार जैन नेट के पाते अनेक और कृष्ण बिहारी मिश्र सुधिया उन चंदन वन की 2002 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संस्मरण साहित्य को समृद्ध बनाने वाले अन्य भाषा से हिंदी में अनुदित संस्मरण भी सम्मिलित हैं, जिसमें प्रमुख है रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगला में रचित मेरा बचपन का अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया, अमृता प्रीतम की पंजाबी में रचित संस्मरण अतीत की परछाइयाँ का हिंदी अनुवाद 1962 में हुआ, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा संपादित उर्दू बेहतरीन संस्मरण का प्रकाशन 1962 में, नयन तारा सहगल द्वारा अंग्रेजी में रचित संस्मरण प्रिज्न एंड चॉकलेट केक का हिंदी में अनुवाद मेरा बचपन के नाम से मुकुंदी लाल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। विदेशी साहित्य से अनुदित रचनाओं में इलाचंद्र जोशी कृत गोरकी के संस्मरण जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ था सर्वाधिक उल्लेखनीय कृति है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है जिसे हमें याद रखना चाहिए संस्मरण साहित्य के अध्ययन के दौरान। रूस के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर येपे चेलिशेव का संस्मरण निराला जीवन और संघर्ष के मूर्तिमान रूप जिसका प्रकाशन समाचार के जनवरी 1983 के अंक में हुआ था, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंत में हिंदी साहित्य जगत में संस्मरणों का विपुल भंडार है। विषय की विविधता के साथ विविध क्षेत्रों चिकित्सा, क्रीड़ा, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि से जुड़े लोगों के साथ संबद्ध है। इनमें डाकुओं के संस्मरण भी हैं तथा समाज सुधारकों के भी। इनमें अहिंदी प्रदेशों में रहते हुए हिंदी सेवियों के संस्मरण भी हैं तथा हिंदी सेवा में जुटे विदेशी विद्वानों के संस्मरण भी हैं। धन्यवाद।